तो चलिएगा देखते हैं वो है मियोसिस के बारे में। तो देखिए मियोसिस जो टर्म है आपके पास फार्मर और मूर ने दी थी। ध्यान दीजिए मैंने पीछे भी कहा कि फार्मर और मूर जो है उन्होंने टर्म क्वाइन की है मियोसिस के बारे में। ध्यान दीजिए अब क्या लिखता है, मियोसिस किस में होती है, देखिएगा इट अकर इन मेल एंड फीमेल जर्म सेल। देखिए जिसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि प्राइमोर्डियल जो जर्म सेल होते हैं वो शुरुआत में आपके पास कहीं ना कहीं माइटोसिस का फंडामेंटल फॉलो करते हैं, लेकिन जब लेटर ऑन स्टेजेस आती हैं तो उस दौरान में आपके पास वो हमेशा मियोसिस का फंडामेंटल ही फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं उनकी जो इवोल्यूशन होती है वो हमेशा सोमैटिक सेल से ही होती है। ये थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलेगा, कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज पता होनी चाहिए। तो फिर से एक बार देखिएगा, मियोसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली आपके पास जर्म सेल के ही अंदर होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। उन सेल्स को हम मियोसाइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मियोसाइट के अंदर आपके पास में मियोसिस का फंडामेंटल होते हुए आपको दिखाई पड़ता है। अब देखिए क्या लिखता है, इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन द पेरेंट सेल जब डिवाइड करेगा तो आपके पास 4 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी और वो 4 डॉटर सेल जेनेटिकली आपके पास डिफरेंट मिलेंगे। ध्यान दीजिए पेरेंट सेल के जैसे आपके पास डॉटर सेल नहीं होने वाले हैं अब, क्योंकि डॉटर सेल आपके पास सिमिलर कहां पर थे, जहां पर आपके पास माइटोसिस का फंडामेंटल हो रहा था। मियोसिस में हमेशा जो डॉटर सेल होते हैं वो आपके पास पेरेंट सेल से हमेशा जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं, इसीलिए एज सच में हम क्लोन्स नहीं कहते हैं उनको, क्योंकि क्लोन्स वो होंगे जहां पर क्रोमोसोम का नंबर सिमिलर होगा, जीन का नंबर सिमिलर होगा, टाइप सिमिलर होगी और डीएनए का कंटेंट सिमिलर। तो ऐसा नहीं होने वाला है यहां पर। अब देखिए क्या लिखता है, लिख रहा है कि आपके पास इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन है। कैसी है, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। मीन बाय अगर मैं ये कहूं कि आपके पास एक डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला कोई सेल है तो वो आपके पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल बन जाएगा। अ सेट ऑफ क्रोमोसोम को हैप्लॉइड कहते हैं, तो मीन बाय डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम बेसिकली डिप्लॉयड कहेंगे। तो ये आपने ध्यान देते हुए चलना है। तो अगर रिडक्शन हो रही तो रिडक्शन किस चीज में हो रही है, क्रोमोसोम के नंबर के अंदर। तो क्रोमोसोम का नंबर ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है जब आपके पास रिडक्शनल डिवीजन का फंडामेंटल फॉलो होता है। अब एक चीज फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है, जो आपके पास मियोसिस है वो 2 फेजेस के अंदर होती है। एक को लिखते हैं हम मियोसिस 1 और एक को लिखते हैं हम मियोसिस 2। मियोसिस 1 को लिखते हैं हम हिट्रोटिपिक डिवीजन होती है या रिडक्शनल डिवीजन है, जिसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर आपके पास हाफ हो जाती है। अब क्रोमोसोम का नंबर आपके पास हाफ हुआ मियोसिस 1 के अंदर, उसको कहा रिडक्शनल डिवीजन। एक आती है मियोसिस 2। मियोसिस 2 को कहते हैं होमोटिपिक डिवीजन है या आपके पास में इक्वेशनल डिवीजन। अब इक्वेशनल डिवीजन बिल्कुल उसी तरह से होती है या मियोसिस 2 उसी तरह से होती है जैसे आपके पास माइटोसिस होती है। मीन बाय अगर आपके पास कोई भी मियोसिस 1 से हुआ सेल मियोसिस 2 में एंटर करेगा तो वो सेम वही फंडामेंटल फॉलो करेगा जो आपके पास माइटोसिस में आपके पास सेल फॉलो कर रहा था। इसका मतलब है क्रोमोसोम नंबर जो है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है आपके पास मियोसिस 2 के अंदर, कोई डीएनए के कंटेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है, ना तो नंबर एंड टाइप ऑफ जीन के अंदर कोई चेंज आने वाला है जब मियोसिस 2 के बारे में आप बात करिएगा। तो ये पक्का से आपने ध्यान देना है। अब देखो यहां पे लिखा भी हुआ है कि मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक किसकी तरह होती है, माइटोसिस की। यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या देने वाली है, जो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर है वो आपके पास मियोसिस 2 में होता है और अब मियोसिस 1 में आपके पास में वो सेंट्रोमियर की डिवीजन आपको एज सच में दिखाई नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा क्या लिखता है, इन मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक प्लेस ट्वाइस। देखो न्यूक्लियस का डिवीजन 2 बार होने वाला है, एक आपके पास मियोसिस 1 में और एक आपके पास मियोसिस 2 में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एज सच में कभी भी मियोसिस के थ्रू एज सच में जो डॉटर सेल होंगे वो कभी भी पेरेंट सेल के सिमिलर नहीं हो सकते हैं, हमेशा वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि आपके पास मियोसिस 1 में कहीं ना कहीं जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो पहले ही आधा हो जाएगा, तो डीएनए का कंटेंट भी आधा हो गया। आपके पास कहीं ना कहीं जो टाइप ऑफ जीन और नंबर ऑफ जीन होंगे वो भी ऑलमोस्ट हाफ हो चुके होंगे। तो ये चीजें आपने थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलनी है। तो ये क्लियर हो गया जी, यहां तक मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो हो ही गया होगा। ठीक है, अब चलिएगा जरा ध्यान देते हुए चलिएगा, जो आपके पास पर्टिकुलर मियोसिस 1 है उस मियोसिस 1 को हमने डिफरेंशिएट किया, प्रोफेज हो गई आपके पास, मेटाफेज हो गई, एनाफेज हो गई, टीलोफेज, जैसा माइटोसिस में होता है सेम वैसा ही मियोसिस 1 के अंदर भी है।
तो मियोसिस वन में पहली फेज आती है दैट इज प्रोफेज वन, विच इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ मियोसिस है। क्यों? क्योंकि प्रोफेज वन की हमारे पास 5 सब डिविजन पाई जाती हैं और वो फेजेस हैं आपके पास लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। नाम ही पहले याद कर लें, यही कंफ्यूजन हो जाती है कि पहले सीक्वेंस क्या है। तो पहले आती है लेप्टोटीन, सेकंड आती है जाइगोटीन, थर्ड आएगी पैकिटीन, फोर्थ आती है डिप्लोटीन और उसके बाद आती है डायकाइनेसिस। अब जरा ध्यान देते हुए चलना है, क्या क्या ध्यान देना है, जो जो इसके अंदर इवेंट होते हैं वो सभी के सभी आपको एज सच में ही याद होने चाहिए। देखिएगा, पहला है आपके पास लेप्टोटीन। जरा इस वाले पर्टिकुलर डायग्राम को आप देखने की कोशिश करिए, क्या आपको कोई डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम दिखाई पड़ रहा है? यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको सिर्फ क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई पड़ रहा है और वो क्रोमेटिन मटेरियल आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है जैसे उसके अंदर गांठें लगी हो। ठीक है, आप ये देखेंगे ना स्मॉल स्मॉल सर्कल जो आपको दिख रहे हैं यहां पर बीच में, जैसे आपके पेबल्स होते हैं एक दूसरे के साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखता है, जो आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल है वो आपके पास कंडेंस्ड फॉर्म में दिखाई पड़ेगा और उसी कंडेंस्ड आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल को आप कहीं ना कहीं लेटर ऑन क्रोमोसोम बनाते हुए दिखते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब फिर से क्लियर करके चलिएगा, लेप्टोटीन के अंदर आपको क्रोमोसोम एज सच पूरी तरह से डिस्टिंक्टली नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल आपको थ्रेड फॉर्म्स में दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम यहां पर एक चीज कहने की कोशिश करते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं बीडेड अपीयरेंस देते हुए दिखाई पड़ेंगे, एक तरह से गांठें लगी होंगी जिस तरह से क्रोमोसोम में। तो आपको क्रोमोसोम पूरी तरह से डिस्टिंक्ट नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं आपको क्रोमेटिन मटेरियल ही उसकी कंडेंसेशन होते हुए दिखाई पड़ेगी या बीडेड फॉर्म्स आपको दिखाई पड़ती हैं। तो ये आपको क्लियरली मार्क करते हुए चलना है। सेकंड का चीज जो आपने मार्क करते हुए चलनी है वो है आपके पास सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल आपके पास लेप्टोटीन स्टेज के अंदर कहीं ना कहीं शुरुआती स्टेज के अंदर आपको डिवाइड करता हुआ आपको मिलता है और जो आपके पास पर्टिकुलर सेंट्रियोल होंगे जब वो डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो वो अपोजिट पोल को मूव करते हुए आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन दिखाई पड़ेगा अपोजिट पोल को मूव करते हुए जब जाएंगे आप जाइगोटीन स्टेज के अंदर। लेप्टोटीन में ये कहानी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देना है। अब देखिए होता क्या, देखो जब लेप्टोटीन की आपके पास लेटर स्टेज, मान लीजिए एक अर्ली फेज को गिन लें और एक लेट फेज को गिन लें, तो उस दौरान में क्या होता है, ये जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये आपके पास कहीं ना कहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ना शुरू कर देता है और आपके पास थ्रेड्स की फॉर्म्स में अरेंज होना शुरू कर देता है। अब देखिए, आपने फ्लावर बास्केट तो देखी होगी, तो फ्लावर बास्केट या बुके तो देखा होगा ना, तो बुके में होता क्या है, आपके पास फ्लावर की छोटी छोटी स्टेम्स को हम इकट्ठा कर कर आपके पास बुके बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आपके पास लेटर ऑन लेप्टोटीन स्टेज में आपको एक तरह से जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बेंक्यू की फॉर्मेशन या बुके स्टेज की फॉर्मेशन करते हुए आपको दिखाई पड़ता है। तो आपके पास जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो कहीं ना कहीं आपको बुके की फॉर्मेशन करते हुए दिखाई पड़ेगा ऑन दी वन साइड ऑफ दी पर्टिकुलरली अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सभी तरफ की ओर को नहीं, किसी एक पर्टिकुलर साइड की ओर को दिखाई पड़ेगा। अब ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब चलिएगा एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके पास में क्वेश्चन पूछी जाती है, देखिए दूसरा पार्ट है वो है जाइगोटीन का, जहां से वो इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। जरा ध्यान देते हुए चलिए क्या लिखा है, टू होमोलोगस क्रोमोसोम अप्रोच करेंगे ईच अदर एंड बीइंग टू पेयर, दिस पेयरिंग इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस। देखिए शुरुआत में आपके पास यहां पर था बेंक्यू की फॉर्मेशन हुई थी, बुके फॉर्मेशन बनते हुए आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी क्रोमेटिन मटेरियल। अब आप जब जाइगोटीन में मूव करेंगे तो जाइगोटीन में आपको क्रोमोसोम डिस्टिंक्टली अवेलेबल दिखाई पड़ेंगे और क्रोमोसोम की पेयरिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी और क्रोमोसोम जब पेयर करेंगे तो उसको हम कह रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम है और होमोलोगस क्रोमोसोम की उस पेयरिंग को हम कहना शुरू कर देते हैं दैट इज साइनेप्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है या साइनेप्सिस होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, और इन्हीं पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे इनको हम बाइवेलेंट्स कहना शुरू कर देंगे। क्या कहना शुरू करेंगे, बाइवेलेंट्स कहना शुरू करते हैं। इसका मतलब जो क्रोमोसोम आपको लेप्टोटीन स्टेज के अंदर बहुत थिनर दिखाई पड़ रहे थे, क्योंकि अब डिस्टिंक्टली दिखाई पड़ना शुरू कर गए हैं तो ये ज्यादा थिकर हो जाते हैं और शॉर्टर फॉर्म इनकी आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये भी आपने ध्यान देते हुए चलना है। अब एक चीज और ध्यान देखते हुए चलना है,
क्रोमोसोम जो है वो आपको हमेशा पेयर में ही क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? ये आपके पास क्या सेपरेट नहीं हो सकते हैं? ये सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स है जिसको साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो आपके पास इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने देता है। ये भी आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जाइगोटीन स्टेज में आपको मिलती है, और वही पर्टिकुलर आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट नहीं होने देगा। जब तक आपके पास साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपके पास कहीं ना कहीं डिसॉल्व नहीं होगा, तब तक आपके पास कहीं ना कहीं एग्जैक्टली में पर्टिकुलरली जो होमोलोगस क्रोमोसोम को वो सेपरेट होते हुए आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डीएनए और प्रोटीन से आपको बना हुआ दिखाई पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास में इसी जाइगोटीन स्टेज के अंदर लेटर ऑन स्टेजेस के ऊपर क्याज़मेटा की फॉर्मेशन होते हुए दिखाई पड़ेगी। अब क्याज़मेटा क्या होता है? एक तरह का एग शेप्ड स्ट्रक्चर है। तो आपके पास कहीं ना कहीं ये क्रोमोसोमल जो आर्म होंगी एक दूसरे को ओवरलैप करती हुए आपको दिखाई पड़ेंगी, लेकिन एग्जैक्ट में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। ये आपने पक्का से ध्यान देना है। जाइगोटीन स्टेज के अंदर क्याज़मेटा की फॉर्मेशन दिखाई तो पड़ती है, लेकिन एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज आपको नहीं दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज को एक्स शेप स्ट्रक्चर कहें तो हो सकता है ना, मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर प्लेन से देखें तो आपको लगेगा कि एक्स तो बन गया, लेकिन आपके पास कहीं ना कहीं पर्टिकुलर आपके पास ओवरलैपिंग ऑफ जीन नहीं होगी। लेकिन जब तक ओवरलैपिंग ऑफ जीन नहीं होगी तब तक आपके पास मिक्सिंग ऑफ डीएनए नहीं माना जाता है। तो जाइगोटीन स्टेज के अंदर आपके पास क्याज़मेटा की फॉर्मेशन दिखती तो है, लेकिन एज सच में अभी भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपके पास मिंगल्ड होता हुआ आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये आपने पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। उसके बाद आती है पैकेटीन स्टेज। तो पैकेटीन स्टेज में आप देखेंगे कि जो आपके क्रोमेटिड होंगे वो क्रोमेटिड आपके पास स्प्लिट कर गए हैं, और स्प्लिट करने के बाद में आपके पास एग्जैक्टली में जो आर्म ऑफ क्रोमोसोम की दिखाई पड़ रही है वो कितनी दिखाई पड़ रही है? 4 दिखाई पड़ रही है। और इसी स्टेज को आप क्या कहते हैं? टेट्राड फॉर्मेशन। तो पैकेटीन स्टेज के अंदर टेट्राड की आपको स्टेज जो है वो दिखाई पड़ रही है जब आपके पास जो क्रोमेटिड्स हैं वो आपके पास स्प्लिट कर कर एग्जैक्टली में नंबर ऑफ क्रोमेटिड आपके पास 4 हो जाते हैं, जबकि जाइगोटीन स्टेज में आपको 2 ही दिखाई पड़ते हैं। और अब आपके पास इसी क्रोमोसोम के इन 2 पर्टिकुलर आर्म में जो ये पर्टिकुलर क्रोमेटिड है इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन जो आपके पास एक क्रोमोसोम की ये आर्म है और दूसरे क्रोमोसोम की ये आर्म है, ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो हमेशा जो आपके पास एज सच में क्याज़मेटा की फॉर्मेशन फुली फॉर्म होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी, वो तब दिखाई पड़ती है जब होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, और ओवरलैप करने के बाद में कहीं ना कहीं आपके पास में जेनेटिक मटेरियल की एक तरह से मिक्सिंग होना शुरू होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये मिक्सिंग आपके पास एज सच में कहां पर दिखाई पड़ रही है? वो है पैकेटीन के अंदर। और आपके पास एज सच में कब हुई ये चीज? जब आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर जो आपके पास क्रोमेटिड्स हैं वो आपके पास ओवरलैप करेंगे, मीन बाय क्रॉसिंग ओवर होगी, और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में ये एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी रिकॉम्बिनेशन होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन भी पूछ ली जाती है कि आपके पास एज सच में क्रॉसओवर क्यों हैपन होती है? क्रॉसओवर इसलिए हैपन हो रही है क्योंकि आपके पास ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की जो आर्म्स हैं एक दूसरे क्रोमोसोम की, ये आपके पास रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की फॉर्मेशन करती हैं। ये है वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये सेंटर में आपका पॉइंट होगा, इसको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, जिसकी वजह से क्रॉसओवर एज सच में आपको हैपन होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये भी आपने ध्यान देते हुए चलना है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, साथ में ये भी हो रहा है कि पर्टिकुलर आपके पास जो पर्टिकुलर सेंट्रियोल है वो एक दूसरे के अपोजिटली मूव करते जा रहे हैं, और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन आपको होते हुए दिख रही है, साथ में एस्टर रेज आपको दिखना शुरू हो गए हैं। उसके बाद आती है आपका डिप्लोटीन स्टेज। अब ध्यान दीजिएगा, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर आपके पास क्या हो रहा है? डिप्लोटीन स्टेज में आपको पूरी तरह से डिस्टिंक्टली क्याज़मेटा जो है आपको विजिबल है। अब जब तक आप जाइगोटीन में थे, जब तक आप पैकेटीन में थे, तब तक आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी आपके पास क्याज़मेटा की। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह से विजिबल नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज के अंदर आपके पास ये क्याज़मेटा जो है वो पूरी तरह से विजिबल आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज आपको क्या दिखाई पड़ती है? क्योंकि आपके पास जो एग्जैक्टली में जेनेटिक मटेरियल है उसकी मिक्सिंग हो गई है। कहां पर हो गई? पैकेटीन स्टेज के अंदर, क्योंकि क्रॉसओवर हैपन हो गया। अब आपके पास ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक दूसरे से सेपरेट होते हुए आपको दिखाई पड़े। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वर्ड कहा था
कि आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम तभी सेपरेट हो सकते हैं जब आपके पास साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की डिसोल्यूशन हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिसोल्यूशन जो आपके पास साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की होगी वो आपके पास डिप्लोटीन स्टेज में आपको दिखाई पड़ती है, और यही डिप्लोटीन स्टेज के बाद में आपके पास जो स्टेज आती है उस स्टेज को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज नोन एज द डायकाइनेसिस। और इसी डायकाइनेसिस में आपके पास एज सच में देखिएगा क्रोमोसोम जो है वो आपके पास सेपरेट होकर पूरे आपके पास अपोजिट पोल की ओर को अलाइन करते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ में आपके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो आपके पास डिसइंटीग्रेट कर चुकी होगी, जो आपके पास सेंट्रियोल होंगे वो अपोजिट पोल पर जा चुके होंगे, और आपके क्रोमोसोम कहीं ना कहीं उस स्पिंडल फाइबर के ऊपर अरेंज करना शुरू कर देंगे जहां पर उनको एज सच में सेंट्रोमियर के थ्रू आपके पास अटैचमेंट शो करनी होती है। तो ध्यान देकर चलिएगा, डायकाइनेसिस को टर्मिनलाइजेशन की कंप्लीशन फेज कहा जाता है, लेकिन आपके पास टर्मिनलाइजेशन एज सच में स्टार्ट कहां पर हो गई है, वो हो गई डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, और कंप्लीट कहां पर हो रही है आपके पास डायकाइनेसिस में। सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की डिसोल्यूशन कहां पर होना शुरू हुई है, वो भी आपके पास डिप्लोटीन स्टेज के अंदर, और कंप्लीट कहां पर होगी एज सच में, वो होगी आपके पास डायकाइनेसिस के अंदर। तो इतनी चीजें आपको प्रोफेज से पूछी जाती है।